हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम हिंदी से संबंधित एक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत आता है, जिसमें कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो व्याकरण है उसकी बात की गई है। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो टॉपिक है वो अलंकार है। सबसे पहले विद्यार्थियों को जानना ये ज़रूरी है कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। चाहे हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हों, उस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसे हम अलंकार पढ़ रहे हैं, तो इस अलंकार में हमें ये ज्ञान होना आवश्यक है कि हमारे अलंकार के सिलेबस में कितनी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए पढ़नी हैं और कितना हमें कोर्स जो हमारे जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उस बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो हमारे बोर्ड के एग्जाम में क्या आने वाला है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के में क्या आने वाला है अलंकार के अंतर्गत। अलंकार के अंतर्गत केवल अर्थालंकार को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये 3 भाग शामिल किए गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अलंकार। तो अलंकार क्या है कि अलंकार है जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार अलंकार के 2 भेद हैं। लेकिन यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कक्षा 10 के सिलेबस में केवल अर्थालंकार शामिल किया गया है। तो हम केवल अर्थालंकार के बारे में ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे तो पहले अर्थालंकार की डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। तो अर्थालंकार की डेफिनेशन क्या है कि अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों को करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। कि जिससे अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, जिस काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अब इस अर्थालंकार के 3 भेद हैं जो अभी हमने यहाँ पर लिखे थे। अब वही हमको पढ़ने हैं। पहला भेद कौन सा है? उपमालंकार, दूसरा रूपक अलंकार और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तीनों ही भेद में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये भेद जो है इम्पोर्टेंट हैं और ये इनमें से कुछ ना कुछ जो है आपका जो यूपी बोर्ड का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आता ही आता है। निश्चित तौर पर इससे संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर बनता है। सबसे पहले बात करते हैं उपमालंकार की। तो उपमालंकार की डेफिनेशन देखते हैं। उपमालंकार क्या है? जहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, किसके आधार पर? समान धर्म या समान गुण आदि के आधार पर की जाती है, वहाँ पर उपमालंकार होता है। इसके 4 अंग हैं। 4 अंग कौन से हैं? पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, फिर है समान और उसके बाद है धर्म। ये 4 अंग हैं। ये 4 अंग कंपलसरी होते हैं उपमा अलंकार में। अगर इनमें से चारों अंग उपस्थित होते हैं तो समझो वहाँ उपमालंकार होता है। या तो दो व्यक्ति हैं, अगर मान लिया 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, इस व्यक्ति की तुलना इस व्यक्ति से की जा रही है, लेकिन दोनों में जो सिमिलरिटी है उसका कोई बेस होना चाहिए, आधार होना जरूरी है। अब आधार में कोई गुण हो सकता है, किस गुण के किस धर्म के आधार पर की जा रही है ये चीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ को समझना आवश्यक है। अगर समानता पाई जाती है तब वहाँ पर उपमालंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। तो उदाहरण क्या है? मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है। यहाँ पर मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है। मुख तो चेहरा है ही, मुख मीन्स तो चेहरा होता है। और इसके अलावा जो आपका सम शब्द आया है, सम जो वर्ड आया है वो सम वर्ड समानता के लिए आया है, क्योंकि समानता जरूरी है। उपमालंकार में समानता का होना बहुत आवश्यक है। तो सम जो वर्ड है वो समानता के लिए आया है। और मंजू जो वर्ड आया है हमारे पास, जो मंजू वर्ड है, वो मंजू शब्द जो है वो चंद्रमा के लिए आया है। चंद्रमा, मंजू शब्द चंद्रमा के लिए आया है। जो मंजू शब्द चंद्रमा के लिए आया है। और उसके बाद आती है मनोहर की बात। तो मनोहर किसके लिए आया? तो मनोहर यहाँ पर जो है सुंदरता के लिए आया। सुंदरता, मनोहर सुंदरता के लिए आया। तो अब तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो हमारा चेहरा है उस चेहरे की तुलना किससे की गई है? यहाँ पर चेहरे की तुलना चंद्रमा से की गई है, क्योंकि चंद्रमा को बहुत सुंदर माना जाता है। तो इसलिए चंद्रमा की तुलना सुंदर मुख से की गई है। तो यहाँ पर जो है उपमालंकार बनता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। जहाँ पर उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पर जहाँ पर उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में भिन्नता प्रदर्शित न की जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मतलब यह है कि मान लिया जो है एक व्यक्ति है या एक वस्तु है। मान लिया हमारे पास एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। अब ये उपमा में क्या होता था? तुलना की जाती थी किसी रूप के, किसी गुण के या किसी धर्म के आधार पर तुलना की जाती थी। तुलना
यहाँ भी की जा रही है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, यहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया गया है। मान लिया ये सोना है, ये सोना है और यहाँ चांदी है। तो यहाँ होता ये है कि उस जो आपका ये वाला जो चांदी था, इस चांदी को भी सोना मान लिया जाता है। इसमें ये वाला जो सोना था, इस सोने को भी चांदी मान लिया जाता है, वो सोना मान लिया जाता है, सॉरी। तो ये इसमें जो है, इस चीज़ को ध्यान से देखना आवश्यक है। परिभाषा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। वो कह रहा है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद खत्म हो जाता है, यहाँ उपमेय और उपमान में तुलना की जा रही थी। जो हमारा उपमा अलंकार था, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में तुलना की जा रही थी, किसी भी रूप गुण धर्म आदि के आधार पर की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है, वो जो भेद था, वो भेद खत्म हो गया है और एक वस्तु को सीधी सीधी दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण कमल बंदो हरिराई में क्या है, यहाँ पर चरणों मतलब उपमेय है चरण, चरणों को कमल, ये उपमान है, का भेद रहित आरोप है। यहाँ पर भेद रहित आरोप है, ये रूप लिखा हुआ है, रूप नहीं है, आरोप है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो चरण हैं, चरणों को क्या बताया गया, कमल बताया गया। चरणों को सीधा सीधा कमल बताया गया है। क्यों बताया गया है, क्योंकि जो चरण हैं, वो चरणों की सुंदरता का बखान इस तरह से किया जा रहा है कि चरण इतने सुंदर हैं कि वो कमल के जैसे हैं, कमल के पुष्प जैसे सुंदर और कोमल हैं चरण। तो इसलिए जो है, यहाँ पर आपका जो रूप गुण और धर्म के आधार पर उपमा अलंकार में तुलना की जा रही थी, वो यहाँ नहीं है। वहाँ तो सीधे सीधे चरणों को कमल का पुष्प जैसा, कमल का पुष्प बताया गया है और भेद खत्म कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें जो शब्द हैं, वो महत्वपूर्ण शब्द ये हैं इसकी पहचान के, कि वहाँ पर मनु, मनहु, मानो, जानू, जनहु, इस तरह के जो शब्द हैं, वो हमें इस अलंकार के उदाहरणों में देखने के लिए मिलेंगे, पहचान के लिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें पहचान के शब्दों का होना है, और ये इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये शब्द ही हैं। दूसरी चीज़ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और यहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में क्या है, उदाहरण में दिया हुआ है, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप परियु प्रभात। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है, श्री कृष्ण का श्याम शरीर नीलमणियों के पर्वत और पीत पटु पर प्रभात की धूप की संभावना की गई है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो श्री कृष्ण थे, वो श्याम वर्ण वाले थे, श्री कृष्ण श्याम वर्ण वाले थे, और उनका जो श्याम वर्ण था, जब वो अपने श्याम वर्ण पर पीला, पीत पटु का मतलब आया है पीला वस्त्र, जब वो अपने श्याम वर्ण पर पीला वस्त्र ओढ़ते थे, तो उस समय उनकी जो सुंदरता थी, वो इस प्रकार की दिखाई देती थी, जैसे नीलमणियों का जो पर्वत है, जैसे नीलमणियों का जो पर्वत है, उस नीलमणियों के पर्वत पर सुबह जब सूर्य निकलता है, सुबह के सूर्य की जब धूप पड़ती है, तो वो नीलमणियों का जो पर्वत है, वो बहुत तेज़ी के साथ चमकता है, बहुत सुंदर आभा बन जाती है उस नीलमणियों के पर्वत की। तो यहाँ पर जो है संभावना की गई है, किसकी संभावना, कि नीलमणियों के पर्वत पर जब सुबह की रोशनी की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो उसकी आभा जैसी होती है, वैसी ही आभा श्री कृष्ण की आभा है। किस समय है श्री कृष्ण की आभा, उस समय है जब श्री कृष्ण जो है अपने श्यामल शरीर पर क्या ओढ़ लेते हैं, पीत पटु, पीले रंग का पटका या वस्त्र धारण कर लेते हैं। उस समय श्री कृष्ण की सुंदरता भी ऐसी ही दिखाई देती है। तो इस तरह से हमारा जो ये अलंकार का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए केवल इतना ही सिलेबस अलंकार का इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला जो टॉपिक है वो जानेंगे, और अब तक के लिए इतना ही है। PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को,